नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों ध्यान से सुनना और समझना, क्विक देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्यों इसका नाम है? क्योंकि दो पेयर का मतलब दो इक्वेशन, तो आप जानते ही हो इक्वेशन, दो इक्वेशन हो और टू वेरिएबल्स भी हो, तो इस टाइप के इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, लीनियर का मतलब वेरिएबल का पावर 1 डिग्री 1 हो। तो बच्चों एक तो ये हो गया, तो इसको a1 b1 c1 के नाम से दे देते हैं, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? x को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y को भी डिपेंडेंट वेरिएबल इसे बोलते हैं बच्चों। और इनका जब भी ग्राफ ड्रा करते हैं तो x यहाँ होता है, y यहाँ होता है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, देख लीजिए 10 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। ये जो है इक्वेशन, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन। हमेशा लीनियर इक्वेशन होगा अगर दो वेरिएबल्स का है तो इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन सपोज करो बच्चों, ये रिप्रेजेंट किया स्ट्रेट लाइन, क्लियर हो गया, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किया, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन सब रिप्रेजेंट करेगा। तो इतना जान लीजिए कि अलग अलग डायरेक्शन में अगर दोनों स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट किए तो इन दोनों का एक कहीं ना कहीं इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों। सोल्यूशन ऑफ दिस, सोल्यूशन का मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x की वैल्यू होगी, जो y कोऑर्डिनेट होगा y की वैल्यू होगी। और इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं, यहाँ पे ड्रा करते हैं, मान लो इसका x1 y1 कोऑर्डिनेट आया तो x की वैल्यू इक्वल टू x1 होगी, सोल्यूशन है, y की वैल्यू y1 बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन होता था। अब रही बात लाइंस की, जरूरी नहीं है कि अगर ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन या अलग अलग डायरेक्शन में लाइंस को रिप्रेजेंट करें। लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं अगर स्ट्रेट लाइंस को ये इक्वेशन, तो लाइंस का अलग अलग तरीका भी होगा। एक ही प्लेन का होने का, तो देखिए एक प्लेन पे लाइन केवल 3 तरीके से हो सकती है बच्चों। स्क्रॉल करके मैं ऊपर कर रहा हूं, लाइन 3 तरीके से हो सकती हैं, या तो पैरेलल होंगी बच्चों एक ही प्लेन पर, ध्यान दीजिए, या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक लाइन उस पर है तो दूसरी वाली उसी लाइन पे ओवरलैप करेगी, मतलब उसी ही डायरेक्शन से जाएगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट ये सब जानते हो, ये पैरेलल है, मैं लिखूंगा नहीं, पैरेलल है बच्चों, पैरेलल इसी तरीके से दिखाते हैं। चलिए, पैरेलल है और ये इंटरसेक्टिंग है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, जहां दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा। बाकी किसका सॉल्यूशन आएगा किसका नहीं, इस बात पर हम डिस्कशन करते हैं। पैरेलल लाइन पे आते हैं बच्चों, पैरेलल लाइन पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है, और पैरेलल लाइन आप जानते हो 9 से ही पढ़ते चले आए हो, इनफाइनाइट तक कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब एक भी पॉइंट्स पे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनका कोई भी सॉल्यूशन निकल कर नहीं सामने आएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों देयर इज नो सॉल्यूशन इफ लाइंस आर पैरेलल। इफ लाइंस आर पैरेलल या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग parallel lines, then they have no any solution. Why then no solution? Because there is no any intersection point on in a plane. किसी भी पर्टिकुलर लाइंस के किसी भी प्लेन पर ये दोनों लाइंस कहीं भी इनफाइनाइट तक इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए इनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं। तो इसमें नो सोल्यूशन होता है बच्चों, नो सोल्यूशन होता है। और इसमें एक ही पॉइंट पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, अगर उनके स्लोप सेम नहीं है तो इस केस में यूनिक सोल्यूशन होता है बच्चों, यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। और इसमें जो होता है यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। अब इस बात को समझो, एक लाइन बच्चों ऐसे जा रही है, उसी लाइन पे दूसरी भी लाइनें कोइंसिडेंट है, ओवरलैप कर रही है, तो उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं, लाइन से एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं। तो इस केस में हम बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बच्चों, मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो उन पर यूनिक सॉल्यूशन, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही, कोइंसिडेंट है, कंसाइड कर रही है, ओवरलैप कर रही है, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर पैरेलल है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब केसेस हैं बच्चों, केसेस आपने पढ़ रखा था, किस केसेस में ये समरी ऑफ द चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का पूरा समरी है बेटा, थर्ड चैप्टर का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स।
तो देखो बच्चों, ये जो मैं बता रहा था इसमें कि पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस और ओवरलैप या कोइंसाइड है जो कोइंसिडेंट है, उनका क्या केसेस है। तो केसेस देखते हैं बच्चों, स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, चलो ऊपर करते हैं, ध्यान से सुनना। पैरेलल लाइंस के लिए क्या है, इफ इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 था बच्चों, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 था, तो कुछ नहीं करते थे बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कैसे जानते थे कि ये दोनों इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइंस को, इनके अलग अलग पैरेलल है, कोइंसिडेंट है और इंटरसेक्टिंग कैसे जानेंगे। तो यहाँ से आप एक तरीका सीखे थे अलजेब्रिक मेथड, a1/a2 का अगर रेशियो b1/b2 के इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल है, तो इस केस में बच्चों आपने पढ़ा था यूनिक सोल्यूशन। क्या पढ़ा था, यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग होगी लाइन, यूनिक सोल्यूशन होगा और लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। क्लियर। अच्छा, अगर a1/a2, इनका प्रूफ भी मैं लेक्चर 5 में कराया हूं, आप देख लीजिए। लास्ट वाला जो लेक्चर हुआ लेक्चर 5, उसका नाम है लेक्चर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड इट्स केसेस। इनके जो केसेस हैं लास्ट वाले लेक्चर में आप देख सकते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है बच्चों उसमें। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है और डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो इस केस में बच्चों लाइंस क्या होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल होंगी और पैरेलल होंगी, इसका मतलब ये कहीं भी ओवर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो इनके पास नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। और तीसरा जो केस था हमारा, स्क्रॉल करके ऊपर कर रहे हैं बच्चों, तीसरा केस हमारा था, एक मिनट बच्चों ध्यान देना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस केस में लाइंस क्या थी, कोइंसिडेंट थी, यानी एक ही डायरेक्शन से थी, जा रही थी, स्लोप सेम था, यानी दोनों ही लाइन एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट करेंगे, सेम लाइन को। तो इनके कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स में मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स में मिलेंगे, तो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो इसमें क्या बोलोगे बच्चों आप, ये देखिए ओवरलैप, सॉरी यहाँ पे कर्व बन गया बच्चों, एक मिनट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये लाइन ऐसी जा रही तो उसी पर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही बच्चों। क्लियर। तो ओवरलैपिंग लाइंस है यानी कोइंसिडेंट है, इस केस में क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, बात खत्म। मेनी सोल्यूशन होगा कब, जब a1/a2 का रेशियो मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर सेम होगा बच्चों, तो इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अगर c1/c2 नहीं इक्वल है उन दोनों के, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 के, तो क्या बोलेंगे उसको, नो सोल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल। और उस केस में बच्चों क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन जब इंटरसेक्टिंग होंगी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। ये तो हमारी प्रॉपर्टी थी। चलो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहूंगा बच्चों। एक बात और, थोड़ा सा बैक पेज पे चलते हैं, आपको बता देते हैं, इस बात को समझ लीजिए आप लोग। ये जो लाइंस है हमारी, दोनों लाइंस, इनकी कंसिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो ध्यान देना, यूनिक सोल्यूशन है, जिसका सोल्यूशन निकलता उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इस केसेस में अगर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो सोल्यूशन यूनिक है और कंसिस्टेंट भी है और इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं भी जाके बच्चों क्रॉस करते हैं। क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर ये पैरेलल है यानी कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, जिसका सोल्यूशन नहीं निकलता उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इस केस में देखिए, इसमें कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट होता है बच्चों लाइन, इसमें इनकंसिस्टेंट होता है, इनमें बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। क्लियर। और ये डिपेंडेंट भी नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, पैरेलल है। समझ में आया बच्चों, ना तो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है ना पैरेलल है, इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस पर आते हैं, स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे बच्चों। इसमें हाँ, जब तीनों इक्वल होंगे तो इस केस में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी बच्चों, यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा और जिसके सोल्यूशन निकलते हैं उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। ये भी कंसिस्टेंट है, ये कंसिस्टेंट है बच्चों, कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअस है, लगातार है बच्चों, कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। पहली जिस लाइन से जाएगी, जिस स्लोप से जाएगी, जिस डायरेक्शन से जाएगी, दूसरी भी उसी पर जाएगी। तो तीसरे वाले केस में डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है। दूसरे वाले केस में बच्चों जो पैरेलल लाइन थी वो इनकंसिस्टेंट थी और डिपेंडेंट भी नहीं थी, ना तो इंडिपेंडेंट थी। पहले वाले केस में
इंडिपेंडेंट थी, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही थी, और यूनिक सोल्यूशन था जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। ये तो प्रॉपर्टी बेसिक आपने पढ़ लिया था बच्चों। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग, इनके मेथड ऑफ सॉल्विंग बच्चों दो टाइप के थे। एक एल्जेब्रिक मेथड था, मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि इनमें सब पढ़ा चुका हूं बच्चों। मेथड ऑफ सॉल्विंग, जिसने मेरा लेक्चर नहीं देखा है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वाला, वो इस पर जाए और देखे प्रीवियस लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर, मैंने 6 लेक्चर इसमें बना दिया, सॉरी 5 लेक्चर हो गया, 2-3 लाइव क्लासेस थी, 2-3 आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस थी बच्चों। अब ये लेक्चर 6 है आपका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मेथड ऑफ सॉल्विंग की बात करें तो इसमें 2 तरीके की है बच्चों, एक ग्राफिकल मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है आपका, और दूसरा वाला बच्चों एल्जेब्रिक मेथड है। एल्जेब्रिक मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड की हम बात करें, ध्यान से सुनिएगा। तो जो ग्राफिकल मेथड है उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते थे, दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रा करते थे। ग्राफ जहां इंटरसेक्ट करती थी, जिस पॉइंट पे ग्राफ ड्रा करना आपने सीखा है 9th में भी और 10th में भी सीखा है। ग्राफ पेपर पे मान लो एक लाइन का ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, दूसरे का इस तरीके से जा रहा है बच्चों। इन दोनों पॉइंट्स, सॉरी इस पॉइंट पे जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पे इस डिस्टेंस में x कोऑर्डिनेट x1 और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट, दोनों की जो वैल्यू है x1, y1, x1 कोऑर्डिनेट एंड y1 कोऑर्डिनेट जो है वही आपका सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू x1 कोऑर्डिनेट आएगी और y की वैल्यू y1 कोऑर्डिनेट आएगी और कुछ नहीं। ये तो ग्राफिकल मेथड था। अब अलजेब्रिक मेथड में बात करें, यानी दोनों का ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा, दोनों को पार्टिकुलर सॉल्यूशन x और y के लिए पार्टिकुलर टेबल बनाना पड़ेगा। अब जरा देखते हैं अलजेब्रिक मेथड में। तो अलजेब्रिक मेथड में बच्चों आपके अलजेब्रिक मेथड में आपके 3 मेथड थे। हाँ, तीनों मेथड पे मैं बात कर चुका हूँ, तीनों में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देना है। एक है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड था बच्चों, बाई सब्स्टिट्यूशन था, बाई एलिमिनेशन था और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, तीनों का आपने तरीका सीख लिया था। बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे, दूसरे में पुट कर देते थे। मान लीजिए इस वाले इक्वेशन में हम करें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन में से क्या करते थे बच्चों से, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या करते थे स्टूडेंट्स, यहां से किसी पर्टिकुलर एक इक्वेशन, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे, लाइक x की वैल्यू निकाल लें और उठाकर यहाँ पे पुट कर दे, तो यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे। जब ट्रांसपोज करके फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y का टर्म निकाल लो, उठा के यहाँ पुट करोगे तो सॉल्व हो जाएगा बच्चों, सोल्यूशन आएगा y का। और जैसे y का सोल्यूशन आएगा, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दोगे बच्चों, आपका x का सोल्यूशन मिल जाएगा, या x की जो वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ y उसमें पुट कर दो। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, हमने पढ़ा दिया। सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से हमारा प्रीवियस लेक्चर है बच्चों, आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड में। तो बाई एलिमिनेशन मेथड में करते क्या थे हम, बाई एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे बच्चों, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, दूसरा बच्चों आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें हम करते क्या थे बच्चों, इसी में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते थे, x या y को, बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। कब करते थे, अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम है या x y के। मान लो अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई करते थे। मान लो x को रिमूव करना है तो x कोफिशिएंट a2 यहाँ लाकर मल्टीप्लाई करते थे, और a1 को करना था तो a1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे। दोनों के कोफिशिएंट सेम है और उसके बाद हम सॉल्व कर लेते थे। समझ में आया बच्चों। तो सॉल्व क्या करते थे, जब ये एलिमिनेट हो गया तो y की टर्म से वैल्यू आ जाएगी और y को निकाल कर किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही एलिमिनेशन मेथड था और कुछ नहीं। चाहे y को एलिमिनेट करिए, चाहे x को किसी एक को एलिमिनेट करिए, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग नहीं सेम है अगर कोफिशिएंट, तो दोनों के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद लास्ट जो हमारा था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमने कल ही पढ़ाया था, लास्ट वीडियो कल ही आपको अपलोड करके दिया भी था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, आपका फॉर्मूला है a1x प्लस b1y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0 था। दूसरा बच्चों A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 था। तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया था कि आप एक क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, B1 का C2 से करिए, तो B1 C2 लिखिए बच्चों, फिर B2 C1, B2 का माइनस B2 C1 करिए, यानी अपवर्ड से डाउनवर्ड चलेंगे, फिर डाउनवर्ड से अपवर्ड चलेंगे। और इस केस में ऑलवेज हम साइन को पहले वाले अपवर्ड को पॉजिटिव, बाद वाले को नेगेटिव लेंगे। B1 C2 माइनस B2 C1 करेंगे बच्चों, इज इक्वल टू y की बात करेंगे तो फिर साइक्लिक C1 C2 से खत्म है। इसके आगे बच्चों हम C1 देखो A1 B1 C1 फिर A1 लिखेंगे बच्चों, फिर B1, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, यहाँ पे A2 B2 और C2 फिर A2 फिर B2 लिखेंगे, B1 C2 माइनस B2 C1 हो चुका है आपका। अब y की बात करेंगे तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, C1 A2 करेंगे माइनस C2 A1 माइनस C2 A1 करेंगे और इज इक्वल टू 1 अपॉन लास्ट में 1 करते थे, फिर A1 B2 पॉजिटिव करते थे बच्चों, A1 B2 माइनस A2 B1 यहाँ मल्टीप्लाई करते थे। हो गया फार्मूला, एक बार x को इससे 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1 से इक्वेट करेंगे, एक बार y को, तो x y की वैल्यू आती थी कुछ भी नहीं। बाकी जो भी हमारे केसेस बने थे इसी से बना था, क्योंकि x की वैल्यू भी इसके इक्वेट की जाएगी, y की वैल्यू इसके इक्वेट की जाएगी। जब दोनों के इक्वेट करेंगे तो हमेशा डिपेंड करेगा इस पर वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। ये है तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा, और डिनोमिनेटर है क्या, A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू, अगर इसकी बात करेंगे इसी पे डिपेंड करेगा। अगर ये इज इक्वल टू 0 हो गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, अगर 0 नहीं है तो तब इसका सोल्यूशन आएगा, यूनिक होगा, अलग अलग होगा। A1 B2 इज इक्वल टू A2 B1 बच्चों, डिवाइड करेंगे तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, इट डज नॉट इक्वल टू है, तभी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, यानी अलग अलग सोल्यूशन देंगे। यहीं से वो केसेस आए। क्लियर? बाकी चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया, बहुत ज्यादा इस पे बात नहीं करेंगे बच्चों। तो ये इतना हमारा पूरा का पूरा अभी तक का ओवरव्यू था, शुरू से लेकर लास्ट तक आपने क्या क्या पढ़ा उसका एक शॉर्टकट और समरी मैंने बता दिया बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे इस पे जो इक्वेशन रिड्यूसिबल है, जो बड़े इक्वेशन है या जो वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट हो गए, तो जल्दी से हेडिंग डालिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है बट लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर हुआ? चलो जल्दी से हेडिंग डालिए, स्टार्ट हो जाइए बच्चों, नहीं तो आपको लगेगा इस वीडियो में केवल समरी ही रह गया, कुछ आपने पढ़ा नहीं। हाँ, जल्दी से हेडिंग डालो, इक्वेशन रिड्यूसिबल to pair of linear equations in two variables। ये हेडिंग डालिए बच्चों, जो आपका एक टॉपिक तो आपका खत्म हो चुका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कुछ इक्वेशन ऐसे हैं जो रिड्यूस करके ही बनाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें 2-3 केसेस हैं, बोट एंड स्ट्रीम में यूज किया जाता है या डिनोमिनेटर में जिसके वेरिएबल गिवन है। बहुत आसान है, बहुत इजी है बच्चों। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लिया, लेट्स एन एग्जांपल से लगाएंगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। जैसे फाइंड सॉल्व द इक्वेशन 4x प्लस 5y हाँ इज इक्वल टू 3, दिस इज द लीनियर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा मान लो दे दिया 12x माइनस 7y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, माइनस का 4 कर देते हैं और सॉल्व दिस। इन दोनों को सॉल्व करना है तो तुम देख रहे हो इनके जो वेरिएबल की कोफिशिएंट है इनका पावर लीनियर नहीं है, मतलब पावर 1 नहीं -1 है, ये इनवर्स में है, ऊपर जाएगा बच्चों। ये अभी मैं रफ कर दूंगा, इस बात को समझो। अगर x ऊपर जाएगा तो इसको 4 इंटू x इनवर्स करोगे बच्चों, 5 इंटू y इनवर्स करोगे, यानी न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जैसे ही वेरिएबल जाएगा तो इनवर्स पावर लेके जाएगा। ये लीनियर में नहीं है बट तुम इसको लीनियर में बना सकते हो। अगर 1/x देखो, दोनों में कॉमन है क्या, दोनों में कॉमन स्टेटमेंट या दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है, तो देखो 1/x यहाँ पर है, 1/y यहाँ पर है, यहाँ पर भी 1/x है, 1/y है, तो इसको तुम कुछ दूसरा
अदर वेरिएबल लेके सॉल्व कर सकते हो। रिड्यूसिबल वाले फॉर्म में हमेशा जो गिवन स्टेटमेंट है, जो लीनियर है, उसको बनाने के लिए दूसरा वेरिएबल सपोज करेंगे, उसकी जगह पुट करेंगे और दोनों को बारी बारी से सॉल्व कर देंगे। बस कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। पहले इसको 1/x को p ले लें, q ले लें, कुछ भी ले लें, फिर p q की वैल्यू निकालेंगे और जो आपने सपोज किया उसको भी सॉल्व कर लेंगे, खत्म हो जाए। बहुत आसान है बच्चों। देखो तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में नहीं है। अब इसको मैं लीनियर बनाना चाहता हूं, बना सकता हूं। जैसे बच्चों आप ले लो लेट, जो दोनों में कॉमन है, 1/x इज इक्वल टू m ले लें और 1/y इज इक्वल टू n ले लें और पुट कर देंगे इनकी वैल्यू। तो आप मुझे बताइए, अब नाउ इक्वेशन फर्स्ट विल बी, थोड़ा सा बच्चों स्क्रॉल करके ऊपर करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट विल बी, ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1/x को 4m लिख सकते हैं, प्लस 5/y। 5/y को क्या लिख सकते हो, अगर n है तो इसको 5 इंटू n लिख सकते हो, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट विल बी इक्वेशन 3 ट्रांसपोज करके लिखते हैं। 4m प्लस 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को बच्चों यहां पर पुट कर सकते हो। क्लियर हुआ? आई होप सब लोग समझ गए होंगे। समझ गए बच्चों? तो ये पहला इक्वेशन बन गया। नाउ दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स m and n। समझ में आया बच्चों? इट्स वेरी इजी, यू हैव नो प्रॉब्लम, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरे वाले को भी रिड्यूस कर देते हैं, सॉरी इसको सपोज कर लो इक्वेशन फर्स्ट विल बी इक्वेशन थर्ड। नाउ इक्वेशन सेकंड विल बी इन द इक्वेशन फोर्थ करेंगे बच्चों। 12/x को 1/x को m पुट किया, यहाँ पे बोलोगे 12m और माइनस 7/y को आप n पुट करोगे तो इज इंटू n और इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे क्या था, -4 था, ट्रांसपोज कर लो, ये हो गया 12m माइनस 7n प्लस 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 विल बी इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने होगा। यही है बच्चों, क्या होगा, 4m प्लस 5n माइनस 3, 12m माइनस 7n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलो दोनों को सॉल्व करते हैं बाई एलिमिनेशन, बाई सब्स्टिट्यूशन, जो तुम्हें अच्छा लगे बच्चों आप आसानी से कर पा सकते हो। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं अभी जब प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रैक्टिस सेशन जो चलेगा प्रैक्टिस बैच में, मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन वीडियो ही बनेगा, टाइप हो चुका मटेरियल, तो उसमें आपको दिखाऊंगा कहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की इंपॉर्टेंस है, कहाँ ज़्यादा फायदा करेगा, कहाँ सब्स्टिट्यूशन करेगा, कहाँ एलिमिनेशन। अपने मन से हैंड फ्री लगाने से कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि सब में एलिमिनेशन मेथड ही लगा के सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बच्चों अपने मेरिट्स हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, कितने उसके फायदे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन सेशन से। क्लियर हो गया? तो चलिए इसको स्क्रॉल करके बच्चों ऊपर करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये क्या क्या था, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ हमें सॉल्व करना है, तो यू कैन सॉल्व, इसलिए आप बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हो। 4m प्लस 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और देखो इसका किसी एक को रिड्यूस करना चाहते हो आप तो रिड्यूस कर सकते हो बच्चों। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 12m है, या बना सकते हो इसका कोफिशिएंट m का कोफिशिएंट 12 है, यहाँ पर 4 है, नहीं आप रिड्यूस कर पाओगे जब तक कि कोफिशिएंट m और n का सेम नहीं होगा। तो चलो सेम करते हैं, कैसे होगा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया गया है बच्चों, ये 4 का 3 टाइम्स है, तो 3 से इस इक्वेशन फर्स्ट में ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नाउ इक्वेशन थर्ड इज मल्टीप्लाइड बाई इस मल्टीप्लाई, बच्चों हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट 4 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों आपका, 4 3 जा आपका 12 हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा आपका 12m प्लस 5 3 जा हो जाएगा बच्चों 15n माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? यहाँ पर बन गया आपका कोफिशिएंट सेम, और इक्वेशन नंबर 4 आपका क्या था, 12m माइनस 7n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पर देखिए दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 0 इंटू 3 विल बी 0, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस बच्चों, यहाँ पे माइनस, कैंसिल आउट, क्योंकि एडिशन करते सब्ट्रैक्शन करते समय साइन चेंज हो जाता है बच्चों। यहाँ प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस और ये प्लस से माइनस, जीरो की इधर कोई मतलब नहीं है साइन चेंज करने का। इफ बी मल्टीप्लाइड माइनस या प्लस 0 तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों। यहाँ पर देखो 5n प्लस 7n कितना हो जाएगा, 21, 5 और 7 का ऐड करेंगे 22 हो जाएगा बच्चों।
22n और 9 माइनस का है, माइनस का 4 माइनस 13 इज इक्वल टू 0, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे। ट्रांसपोज करेंगे 22n इज इक्वल टू 13, n इज इक्वल टू बच्चों 13/22, n की वैल्यू तुम्हारे सामने आ गई है बच्चों, क्लियर हुआ। अब n की वैल्यू आई है तो x की भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना है, तुम्हें पता है बच्चों यहाँ पे 1/x इज, अच्छा n की वैल्यू आई तो y की, n को आपने y सपोज किया था, एक मिनट यहाँ पर देखिए 1/y इज इक्वल टू आपने n सपोज किया था तो 1/y इज इक्वल टू आप n की जगह 1/y इज इक्वल टू n की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 13/22। अब y डिनोमिनेटर में है, y की वैल्यू चाहिए तो रेसिप्रोकेट टू बोथ साइड, दोनों तरफ बच्चों रेसिप्रोकल ले लेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, नाउ वी विल गेट द वैल्यू, y ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू 22/13, दिस इज द 22/13, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू y की। समझ में आया। नाउ यहां से देखते हैं बच्चों, इफ वी हैव सॉरी, अब बच्चों हम इसमें आते हैं, अगर हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ यम की मिलेगी तभी x की मिलेगी, y की वैल्यू तुम्हारे सामने है तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 3 और 4, किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन 3 क्या था, 4 था, 4 इंटू यम एज इट इज रहेगा बच्चों, प्लस 5 इंटू n की वैल्यू 22/13 है, माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर देखो ये 4m हो गया बच्चों और ये आपका हो गया 5 2 10 और 5 2 10, ये हो जाएगा बच्चों 110, 110/13 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 4m प्लस 13 3 जा हो जाएगा 39, 110 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 0 बच्चों। हाँ ये हो गया 4m, क्लियर। 39 इसमें से 40 जाएगा तो बच्चों 60 बचेगा और 39 में एक कम है 40 में तो 61, क्लियर, समझ में आ रहा बच्चों। यहाँ पर देखो सॉरी 7 जाएगा, अगर 40 इसमें माइनस करो 11 में तो 70 आएगा और 39 है 40 की जगह तो एक कम किया तो यहाँ पे 71 हो जाएगा, 71/13 इज इक्वल 0। ट्रांसपोज करोगे बच्चों, यहाँ पे मैं छोटे से बॉक्स में लिख दे रहा हूँ स्क्रॉल करके, देखो 4m इज इक्वल टू माइनस 71, सॉरी 4m इज इक्वल टू बच्चों, ये बॉक्स बना के मैं कर दे रहा हूँ येलो कलर से, चलो लिख देता हूँ, ठीक है। 4m इज इक्वल टू माइनस 71/13, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो माइनस 71/52, 13 4 जा बच्चों 52, क्लियर हो गया। अब m की वैल्यू आई तो m की वैल्यू क्या है 1/x है, माइनस 71/52 रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों को एक साथ ले लो बच्चों, x ऊपर चला जाएगा माइनस रहेगा, माइनस 52/71, यही है x की वैल्यू, यही y की वैल्यू। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहला आपने तरीका सीख लिया, ठीक है। अच्छा वर्ड प्रॉब्लम अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, अभी पहले रिड्यूसिबल आप सॉल्व करना सीख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम पे, क्लियर हो गया। चलो तो यहां पर एक और देख लेते हैं बच्चों वीडियो, सॉरी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें अभी यूज करने वाले हैं इस टाइप के लीनियर, इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे इन द बोर्ड प्रॉब्लम और स्टीम में बच्चों, स्टीम एंड बोर्ड प्रॉब्लम में आएंगे वाटर के साथ, और वाटर के अलग डायरेक्शन में जाने के लिए हमें दो अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे। फिलहाल उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब वर्ड प्रॉब्लम लेक्चर फर्स्ट इंट्रोडक्शन डालूंगा, वर्ड प्रॉब्लम लेक्चर 1 से मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो उसमें देखिएगा बच्चों वर्ड प्रॉब्लम पहला लेक्चर रहेगा, कल ही आपको मिल जाएगा, अपलोड कर दूंगा कल ही, ठीक है। अभी आप देख लो दूसरा, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो उसमें मान लो इस तरीके से आएगा, अगर अपस्ट्रीम का मतलब होता है वाटर के साथ, वाटर के करंट के साथ मतलब पानी की धारा के साथ बच्चों, तो उसको सॉरी अपस्ट्रीम का मतलब अपोजिट, सॉरी अपस्ट्रीम का मतलब होता है वाटर के डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब वाटर का फ्लो इस डायरेक्शन में है, अगर हम बोलेंगे अपस्ट्रीम में चलना है तो इसके अपोजिट चलोगे। अगर इसका डायरेक्शन x होगा, इसका x किमी पर स्पीड से रहेगा तो y होगा बच्चों, तो यहाँ पे x माइनस वाई
इस केस में स्पीड हो जाती है। उस पर हमें बहुत डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, बाद में बताएंगे। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है वाटर के डायरेक्शन में उसके साथ बच्चों अगर वाटर का स्पीड है x किमी पर आवर और बोट की भी स्पीड है y किमी पर आवर, तो दोनों में स्पीड ऐड हो जाएगा। इसको हम वर्ड प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे। तो इन सब की जरूरत पड़ती है। और स्पीड का फार्मूला जानते हो, टाइम डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस स्पीड का फार्मूला रिलेशन जानते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमेशा डिनोमिनेटर में ये चीजें आ सकती हैं। फिलहाल इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे पहले उसको हम देखेंगे, बाद में हम वर्ड प्रॉब्लम जब कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे बच्चों। इस तरीके से बन सकता है 3 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई है -2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है बच्चों। मान लो इक्वेशन 1 ये गिवन है तुम्हारे सामने इन फ्रंट ऑफ यू। और दूसरा है 4 अपॉन x प्लस वाई प्लस 3 बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हाउ टू द सॉल्व, अगर इनको सॉल्व करने के लिए तुमसे कह दिया जाए सॉल्व दिस इक्वेशन, तो कैसे सॉल्व करोगे? ये भी रिड्यूसिबल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, इन दोनों को ध्यान दो, दोनों में कॉमन है बच्चों। हम इनमें क्या क्या सपोज कर सकते हैं जो इसको रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा। यम एन तुम्हारी आदत पड़ी है तो देख लो, 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई दोनों में सेम है। तो लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बच्चों यम ले लेंगे और 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू वी एन। ठीक है, दोनों को सपोज कर लिए। बाद में क्या करेंगे, यम एन की वैल्यू आएगी तो यहां से पुट करके हम x प्लस वाई निकालेंगे। क्लियर हो गया, x और y निकालेंगे, x और y दोनों प्लस नहीं। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, वही करेंगे हम, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 1/m होगा। फिलहाल इसको बेटा यहाँ पे आप बस सेव करके दिमाग में रख लीजिए। जब पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर से मैं इसको लिखने जा रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1/x प्लस वाई को m बोलेंगे तो ये हो गया m -2/x माइनस वाई, x माइनस वाई को 2 इंटू n बोल देंगे बच्चों, 2 इंटू n और इज इक्वल टू 7। समझ में आया? 1/x प्लस वाई की जगह m पुट कर दिया, 1/x माइनस वाई की जगह n पुट कर दिया। यहाँ पर पुट करेंगे बच्चों 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 7, ट्रांसपोज करेंगे 3m माइनस 2n और माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। यानी इक्वेशन फर्स्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3rd व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ 1/x plus y is equal to m and 1/x minus y is equal to n. Now equation 2 will be क्या होगा, 4/x plus y है बच्चों, इसको 1/x plus y m है तो यहाँ पे लिख दिया m माइनस प्लस 3 इंटू 1/x माइनस वाई n है तो n लिखा बच्चों और इज इक्वल टू 2 है, 2 को यहाँ ट्रांसपोज किया इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। चलो अब कुछ नहीं करना है, यू कैन सॉल्व इजली, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन 3rd एंड इक्वेशन 4th बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको अच्छा लगता है उसी से आप कर सकते हो। तो चलो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहता हूं बच्चों, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक आंख यूज करके आपको दिखा देता हूं। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, क्विक। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x का फार्मूला आप जानते हो, x की जगह अब क्या है m, x की जगह m है बच्चों जो पहला है, तो m इज इक्वल टू आप जानते हैं b1c2 माइनस b2c1। b1c2 क्या होता है, देखो ये b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 है। और ध्यान दीजिएगा a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू -2 है, c1 की वैल्यू -7 है और a2 की 4, b2 की 3, इसकी -2। बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे बच्चों, फार्मूला को छोड़ो, जल्दी से मैं पुट कर रहा हूँ b1 की वैल्यू -2 और c2 बच्चों, तो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2 यहाँ पे सामने आ गया, माइनस b2c1, b2 बच्चों 3 है इंटू c1 7 है, तो 3 इंटू -7 डिवाइडेड बाई a1 b2, a1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू 4 है, तो 3 3 9 प्लस का है बच्चों a1 b2 माइनस a2 b1, तो माइनस यहाँ पे लगा रहने दो, a2 की वैल्यू 4 है और b1 की वैल्यू बच्चों -2 है, बस कैलकुलेट कर लिया, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा आपका, 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
21 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 और 9 8 17 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया? 4 2 जा 8 9 और 8 17 हो जाएगा और 4 1 प्लस 25 बाई 17। बस क्विकली आपने सॉल्व कर लिया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। m की वैल्यू आ गई आपकी 25 बाई 17। क्लियर हो गया बच्चों? अब मैं n भी सॉल्व करूंगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप जानते हैं C1A2 n की वैल्यू क्या होगी, y की जो वैल्यू होती थी C1A2 माइनस C2A1 अपान A1B2 माइनस A2B1, यानी डिनोमिनेटर अब भी सेम आएगा। अभी देख लीजिए डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू क्या थी, ये यहां तक सॉल्व करने के बाद 4 2 जा 8 9 8 17 17 आया था, तो चुपचाप अभी मैं 17 लिख दे रहा हूं डिनोमिनेटर। क्लियर हो गया? क्विक एक बार आपको सॉल्व करना पड़ता डिनोमिनेटर और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। और यहाँ पे C1A2 C1 की वैल्यू क्या है बच्चों, C1 की वैल्यू -7 है, तो -7 इंटू, क्लियर हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो, -7 इंटू A2 की वैल्यू क्या है बच्चों 4 है, तो 4 माइनस C2 क्या है आपका -2 है बच्चों, -2 इंटू A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। समझ में आया? पुट कर दिए, बस कैलकुलेट कर लो। येलो कलर से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो 7 4 जा क्या हो जाएगा आपका 28 और माइनस का 28 होगा, माइनस पड़ा है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 17। ये -28 है और 3 2 जा 6 है, प्लस का है, तो 28 में से 6 चला गया, -22 बाई 17 आ गया। बस खत्म हो गया। m की वैल्यू ये आई, n की वैल्यू बच्चों -22 बाई 17 आई। अब क्या करना है, क्विक देखो, इतना तो आपने कर लिया m n की वैल्यू। अब आपने जो सपोज किया था उस पर चलना पड़ेगा, तो स्क्रीनशॉट लो बच्चों, हम उस पर चलते हैं स्क्रॉल करके। क्विक m की वैल्यू आपको याद है 25 बाई 17, यहाँ पे पुट करो। m की वैल्यू 25 बाई बच्चों आपका m की वैल्यू है 25 बाई 17 और इसकी वैल्यू है n की 17, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 17। n की वैल्यू है बच्चों आपकी -22 बाई 7, n की वैल्यू है आपकी -22 बाई 7, -22 बाई 17। समझ में आया? अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे? अगर हम आपसे कहें, क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा मैं और स्क्रॉल करके इसको नीचे करूंगा। अब यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर से लिखना चाह रहा हूं, ठीक है, जिससे तुम्हें दिखे। अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं बोथ साइड, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा बच्चों, 1 नीचे होगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं निकले का, और ये 1/m होगा, और 1/m लिखें, चाहे इसको ऊपर से नीचे कर ले तो 17/25 हो गया। ठीक, समझ में आया? और दूसरा क्या है आपका, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे बच्चों, तो x माइनस वाई ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, और इसकी वैल्यू माइनस रहेगी, 17 ऊपर चला गया और 22 नीचे। बस कुछ भी नहीं करना, ऐड कर दो। ऐड करने पे y और x खत्म हो गया बच्चों, x प्लस x हो जाएगा यहाँ पे 2x और इज इक्वल टू 17/25 प्लस माइनस 17/22। बस ऐड कर दो, कुछ भी नहीं करना है। अब इतना कैलकुलेशन तुम कर सकते हो, 2x इज इक्वल टू इसका तुरंत इसका 25 और 22 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के शॉर्टकट मैंने बताया, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसी को लिखो। तो 25 का फैक्टर करोगे 5 × 5 और 11 और 22 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 11 और इंटू 2 को तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस कुछ भी नहीं है, 22 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 22 × 11 बच्चों, थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहे हैं, 22 × 11 हो जाएगा आपका। 22 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, 17 डिवाइडेड बाई 22 × 25। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, मैं कैलकुलेशन को क्विक इजी बनाता हूँ। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया ये। अब देखो 2x इज इक्वल टू बच्चों 11 और 22 को अगर मल्टीप्लाई करना है, तो 11 में दोनों सेम डिजिट होती है, बड़ा आसान होता है, दोनों को नीचे नीचे लिख दो। 22 यहाँ पे 2 2 2 4 242 आया, बस बहुत आसान है। तो यहाँ पे लिखो 242, यहाँ पे लिखा 242 माइनस 25 का अगर 17 में करोगे तो कैलकुलेशन करने का तरीका देखो, 17 को ब्रेक कर दो 10 में,
तो 10 और प्लस 7 17 होता है। 25 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 250 हो जाएगा, 250 होगा, और 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 175 बच्चों। और 250 को 175 से ऐड करोगे तो देखो 300, ध्यान दो 250 और प्लस 175 करोगे तो 200 ही ऐड कर दो क्योंकि 25 ज्यादा है उसमें, तो 200 ऐड करोगे, यहाँ पे हो जाएगा 4.5, 425 हो गया बच्चों। और यहाँ पे आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो गया आपका 22 और 25। कैलकुलेशन करने के लिए तरीका आसान होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जीरो के टर्म में अगर कोई चीज है तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। 22 को तुम लिख सकते हो 20 + 2 इंटू 25 बच्चों। 25 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, और एक और जीरो और चिपका दो 500, और 25 दूना 50 यहाँ पे है, ऐड कर दो, हो गया बच्चों 550। खत्म हो गया, कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? बस बड़ी आसानी से कैलकुलेशन करोगे। 550, अरे पेन ले ले, यहां पर देखो बच्चों 550 आ गया, समझ में आया बच्चों? इसको रब कर दे रहे हैं। तो ये आपका कैलकुलेशन आपके सामने है। बस अब तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 से यहाँ डिवाइड कर दो। यहाँ पे 2 था, 2 को यहाँ चिपका दो, 2 था बच्चों, तो x = यहाँ पे 2 में से 5 में से 2 गया 3, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो ये कैरी करेंगे बच्चों। 12 में से 4 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 खत्म हो गया, 3 में से 2 गया 1, -183 डिवाइडेड बाई 55 दूना 110, तो 1100 हो जाएगा। हो गया, x की वैल्यू आई। आई होप तुम समझ गए होगे। x की वैल्यू उठाकर पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। बस कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, थोड़ा सा लंबा और कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन क्विक कैसे करोगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट एनी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सम टाइम या क्विक टाइम। जैसे आपको मैंने बच्चों एक वीडियो में समझाया था हाउ टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्विक सेकंड, उस वीडियोस को देख लो। उसी तरीके से मैं कैलकुलेशन भी आपको सिखाऊंगा, जल्दी से आप कैसे करोगे बड़े कैलकुलेशन में जो 4 मार्कर क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज जो आपका लेक्चर था ओवरव्यू अबाउट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर इक्वेशन फॉर्म, जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूसिबल है उसके बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं किया है, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।